नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुधाम ऑफिशियल पर। एडुधाम ऑफिशियल पर आपको एमपी टेट वर्ग 3 की लगातार क्लासेस मिल रही होंगी और जो टॉपिक हमने लिया है वो टॉपिक है सोशल साइंस। सोशल साइंस की बहुत सारी क्लासेस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी हैं और जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ग्लोब। ओके, चलिए हम ग्लोब के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले ग्लोब के बारे में समझने से पहले मैं आपसे ये चाहूंगा कि जिस चीज के लिए ग्लोब बना है उस चीज को और जाने। तो सबसे पहले जो वर्ड आता है वो है अर्थ। क्या आता है? अर्थ। द अर्थ इज राउंड इन शेप। आपको पता है कि पृथ्वी गोलाकार है। टू स्टडी इट वी यूज अ मॉडल कॉल्ड ग्लोब। और इसे पढ़ने के लिए जिस मॉडल का हम प्रयोग करते हैं उसे हम ग्लोब कहते हैं। यही बात है, ये हमें पता है। लेकिन क्या अर्थ एक राउंड शेप फिगर है? क्या अर्थ एक राउंड शेप फिगर है? चलिए समझते हैं व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब इज ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। क्या कहा गया है कि ग्लोब इज ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, यानी कि ग्लोब पृथ्वी का एक सच्चा लघु रूप का मॉडल है। यानी कि आप अगर ये कहें कि ग्लोब क्या है, ग्लोब अर्थ का ही एक छोटा सा रूप है जिस पर हम पूरी अर्थ को देख सकते हैं। ये एक मॉडल ग्लोब कहलाता है। ठीक है, हम अगर अर्थ की प्रॉपरली बात करें तो अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटन एट नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडल। इन दोनों वर्ड को याद रखिएगा, फ्लैटन एंड बल्ज। ठीक है, इसे मैं भी दिखाऊंगा आपको। तो अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटन एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड बल्ज इन मिडल, इट्स शेप इज कॉल्ड गियोइड। इस वर्ड को भी याद रखिए। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि द रियल शेप ऑफ द अर्थ इज, तो द रियल शेप ऑफ द अर्थ इज गियोइड। क्या है? गियोइड। ये एक आंसर है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपसे अर्थ के बारे में पूछता है तो। चलिए हिंदी में देखते हैं। पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है और बीच में उभरी हुई है। इस आकृति को हम भू आकृति कहते हैं और इसका नाम होता है गियोइड। अगर आप हिंदी में गियोइड का मतलब भी सर्च करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? भूमि के जैसा, यानी कि पृथ्वी के जैसा, यानी कि उसका जो शेप है वो पृथ्वी के जैसा है। अब शेप क्या है वो आप देख लीजिए। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं कि पृथ्वी ऐसी दिखती होगी, है ना? पृथ्वी ऐसी दिखती होगी, लेकिन नहीं, पृथ्वी ऐसी दिखती है। आप इस, और यही शेप आपका गियोइड कहलाता है। क्या कहलाता है? यही शेप आपका गियोइड कहलाता है। समझ में आया आपको? है ना? यही शेप आपका, एक बार देख लीजिए, यही शेप आपका गियोइड कहलाता है। ठीक है, चलिए इस अर्थ के बारे में समझने के बाद जो अर्थ के बारे में और डेटा हमें समझना है वो है एक्सिस ऑफ द अर्थ। क्या है? एक्सिस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की धुरी। पृथ्वी की धुरी। चलिए देखिए जरा, ये आपकी पृथ्वी है। अच्छा, पढ़ने के लिए हम ये मानते हैं कि अर्थ राउंड शेप का है, लेकिन एक्चुअली अगर हम बात करें तो अर्थ गियोइड शेप का है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, ये आपका अर्थ का नॉर्थ पोल है, यहाँ नीचे साउथ पोल है। ठीक है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, पता होगा आप, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि पृथ्वी जिस धुरी पर घूमती है, पृथ्वी जिस धुरी पर घूमती है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? देखिए जरा, हम बात कर रहे हैं जिस पर पृथ्वी घूमती है वो ये है। ये आप देखिए, नॉर्थ पोल से और ये साउथ पोल की तरफ प्रॉपरली एक लाइन गई हुई है। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक इमेजनरी लाइन हमने कंसीडर कर ली। ठीक है, एक इमेजनरी लाइन। और यही लाइन कितने एंगल पर घूमी हुई है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री, यानी कि ये वाला जो आपको डॉट डॉटेड पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला आप देखिए जरा, ये वाला जो पोर्शन आपको डॉट डॉटेड दिख रहा है, यही इसकी क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने एक्सिस से झुकी हुई है। पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर झुकी हुई है और इसी को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, चले आगे। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार इस तरीके से। अच्छा, इसको वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं। द अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस। पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा एक्सिस पर घूमती है। पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा जिसे हम एक्सिस कहते हैं उस पर घूमती है। द एक्सिस पासेस थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो एक्सिस है वो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक पास होता है और यह धुरी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से गुजरता है। सेम हो गई। द एक्सिस इज टिल्टेड, मैंने यही बताया कितना टिल्टेड है? 23.5। ठीक है, जो धुरी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वेटर की। किसकी बात कर रहे हैं हम? इक्वेटर की। क्या होता है इक्वेटर? इक्वेटर को ये आप देख रहे हैं इक्वेटर, ये है इक्वेटर, है ना? आप अगर इस फिगर को देखें तो ये आपका इक्वेटर है, रेड कलर से। ठीक है, आप एक बार जरूर देखिए इसको। देखिए ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपका इक्वेटर है। यानी कि कहीं ना कहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, तो ये विषुवत रेखा है और इसकी बात करते हैं तो सुनिए, द इक्वेटर इज इमेजनरी लाइन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। यानी कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? द अपर हाफ
इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर हाफ इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यानी कि हमें यहाँ से 2 पॉइंट मिले जो हमें समझने हैं। यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिले कि अगर हम इस पृथ्वी को मैंने जैसे ये मान लिया और मैंने इसको बीच में से काट दिया, ये हमारा क्या है? इक्वेटर है। क्या है? ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, यानी कि ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है। अब ये वाला जो पोर्शन है उसको हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। और ये कोई पृथ्वी पर खींची हुई लाइन नहीं है, ये एक इमेजनरी एक्सिस है। हमने इसको पढ़ने के लिए समझ लिया है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया है, जिसे हमने 0 डिग्री कहा है। क्या कहा है? जिसे हमने 0 डिग्री कहा है, उसका नाम क्या है? इक्वेटर। क्या नाम है? इक्वेटर। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को यहाँ देख लेते हैं। ये फिगर मैं भी आपको दिखाऊंगा, पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। द इमेजनरी लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पृथ्वी पर या भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश। क्या कहलाती हैं? अक्षांश। यानी कि भूमध्य रेखा के समांतर जितनी भी रेखाएं आप खींचेंगे वो आपकी अक्षांश कहलाएंगी, और ये सब इमेजनरी लाइन है। ये सारी इमेजनरी लाइन है, ठीक है ना, ये सारी इमेजनरी लाइन है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा फिगर में देख लेते हैं। ये यहाँ पर आइए, ये देखिए, लैटिट्यूड वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री 0 डिग्री एट इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट द साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। यानी कि यहाँ से ये 0 डिग्री चलेगा, ठीक है, 0 डिग्री, और फिर यहाँ से ऊपर चलेगा तो 90 डिग्री, और यहाँ से नीचे आएगा तो 90 डिग्री। अब लैटिट्यूड्स होते क्या हैं? लैटिट्यूड्स मैंने आपको बताया कि इक्वेटर ये है, इस इक्वेटर के पैरेलल आप जितनी भी लाइन खींच देंगे वो सारी क्या हो जाएंगी? लैटिट्यूड। यानी कि आप अच्छा सेम अगर हम लॉन्गिट्यूड को देखें तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? अगर हम इस बीच वाली रेखा के समांतर कोई भी लाइन खींच दें तो ये आपकी लॉन्गिट्यूड, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि हम देखें तो लैटिट्यूड क्या होते हैं? अगर हम पृथ्वी को कंसीडर करें ऐसे, तो लेटी हुई लाइंस को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स, और खड़ी हुई लाइंस को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, चलिए लॉन्गिट्यूड भी देख लेते हैं एक बार। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड इमेजनरी लाइंस ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यानी कि वो लाइंस जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई सभी रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। अच्छा, ये क्या है प्राइम मेरिडियन? अभी आपको दिखाऊंगा मैं फिगर में, है ना। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर बाय दिस लाइन। और ये रेखा पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देती है। चलिए फिगर पे आते हैं। यहाँ आप देखिए, ये आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बताया। अच्छा, पृथ्वी को आपने इसी तरीके से स्लाइस किया हुआ जैसा इसमें दिखाया गया है। जो हम इमेजनरी लाइन मान लेते हैं वो इस तरीके से होता है। ये इक्वेटर 0 डिग्री, ये हमने मान लिया, ये सारी क्या है? लैटिट्यूड। क्या है? लैटिट्यूड। और ये सारी क्या है? ये हमने लॉन्गिट्यूड मान लिया। ठीक है, ये हमने 2D फिगर के लिए मान लिया। लेकिन जब हम 3D फिगर पर आते हैं तो ये इसका राइट फिगर है, ये इस पृथ्वी का राइट फिगर है कि 3D में इसको हम प्रॉपर सर्किल वाइज काटेंगे। ठीक है, सेम मैं अगर लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो आप लॉन्गिट्यूड को भी देखिए। ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये इसका क्या है? प्राइम मेरिडियन। क्या है? प्राइम मेरिडियन। और ये यहाँ पर 0 डिग्री है। ये क्या है? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। ये इसको वेस्टर्न और ईस्टर्न 2 भागों में बांट रहे हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, ये आपके लैटिट्यूड होते हैं और ये आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं। किस चीज़ के लिए काम आते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स? ये आपको लोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इतने डिग्री ईस्ट में आपने कभी CID और इन चीज़ों में देखा भी होगा कि आपको इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड, इतनी डिग्री लैटिट्यूड, शिप वगैरह में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जहाँ पर आपको नेविगेशन के काम होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा काम आता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा देख लेते हैं इंपॉर्टेंस लैटिट्यूड्स देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंस लैटिट्यूड है। जो पहला लैटिट्यूड मैंने आपको बताया इक्वेटर, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि इक्वेटर की वैल्यू क्या है, तो 0 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, 23.5 नॉर्थ, ये कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23.5 डिग्री साउथ में होती है, और ये मकर रेखा होती है दक्षिणी। क्या होती है? मकर रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक होती है आर्कटिक सर्किल। क्या होती है? आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त, और ये होता है 66.5 डिग्री उत्तरी, 66.5 नॉर्थ। एक होती है अंटार्कटिक सर्किल, ये 66.5 दक्षिणी यानी कि साउथ। ठीक है, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स याद रखने हैं कि कितने डिग्री पर कौन सा लैटिट्यूड है। ये 0 डिग्री पर है, 23.5 पर है, ये 23.5 पर है, 66.5, और ये भी 66.5 पर है। ठीक है, मैंने आपको लॉन्गिट्यूड बता ही दिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की ऊष्मा क्षेत्र को देखेंगे, पृथ्वी के ऊष्मा क्षेत्र को देखेंगे। तो ऊष्मा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड्स द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। लैटिट्यूड्स के
अक्षांशों के आधार पर, लैटिट्यूड्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लैटिट्यूड्स के आधार पर जो अर्थ है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आइए फिगर से समझते हैं इस चीज़ को, है ना। चलिए यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया कि ये वाली जो लाइन है वो क्या है? इक्वेटर, राइट। 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर है। बहुत बढ़िया। 0 डिग्री से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको ये 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे करते हुए 10, 15, 20 और यहाँ पर आते हुए आपको 23.5 डिग्री। ये कौन सी लाइन बताई थी मैंने अभी? ये वाली, ये मोटी लाइन कौन सी बताई थी? ये है आपकी 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। इसी तरीके से नीचे आएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और नीचे आकर यहाँ मिलेगी आपको 23.5 डिग्री की साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब आप देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी कि दोनों ही क्या है? ट्रॉपिक्स। क्या है? दोनों ही ट्रॉपिक्स हैं। तो इन दोनों के बीच में जो हीट जोन मिलेगा आपको, वो जोन मिलेगा टॉरिड जोन। कौन सा मिलेगा? टॉरिड जोन। कौन सा मिलेगा? ये आपको मिलेगा टॉरिड जोन, इन दोनों के बीच में। यानी कि आपको मैंने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आपको जो हीट जोन मिलेगा वो आपको मिलेगा टॉरिड जोन, राइट। चलिए, टॉरिड जोन के ऊपर और टॉरिड जोन के नीचे, यानी कि मैंने आपसे कहा कि ये आपका टॉरिड जोन यहाँ खत्म हो गया, इसके ऊपर जाएंगे और 66.5 डिग्री, क्या है 66.5 डिग्री नॉर्थ में, ये मैंने अभी आपको बताया था आर्कटिक सर्किल। क्या बताया था? आर्कटिक सर्किल। तो आर्कटिक सर्किल तक जाएंगे तो आपको मिलेगा टेम्परेट जोन। क्या मिलेगा? टेम्परेट जोन, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम 23.5 डिग्री यहाँ पर 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वहाँ से अंटार्कटिक सर्कल तक जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? टेम्परेट जोन मिलेगा। क्या मिलेगा? टेम्परेट जोन मिलेगा। इसके बाद यदि हम टेम्परेट जोन के बाहर निकलें, टेम्परेट जोन के बाहर निकलें तो ये एरिया आपका फ्रिजिड जोन कहलाएगा, ये एरिया आपका फ्रिजिड जोन कहलाएगा। और इसी तरीके से ऊपर अगर हम बात करें तो ऊपर भी अगर हम टेम्परेट जोन के बाहर निकलेंगे तो ये एरिया आपका यहाँ पर भी फ्रिजिड जोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और ये 90 डिग्री, यानी कि नॉर्थ पोल तक, नॉर्थ पोल तक यहाँ और साउथ पोल तक, साउथ पोल तक यहाँ, साउथ पोल तक यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं एक बार। ये मैंने आपको विद फिगर आपको समझाया है, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। टॉरिड जोन, पहला क्या है? टॉरिड जोन उष्ण कटिबंध, ये नियर इक्वेटर रहेगा, यानी कि इक्वेटर के पास। मैंने अभी आपको बताया ये हॉटेस्ट रीजन रहेगा। हॉटेस्ट क्यों रहेगा? इसका रीजन अभी मैं आपको दूंगा, है ना। हॉटेस्ट रीजन रहेगा तो भूमध्य रेखा के पास और सबसे गर्म क्षेत्र, भूमध्य रेखा के पास और सबसे गर्म क्षेत्र। टेम्परेट जोन की अगर बात करें, समशीतोष्ण कटिबंध, मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा, यानी कि मध्यम तापमान वाला क्षेत्र है, ये मध्यम तापमान वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट फ्रिजिड जोन, यानी कि शीत कटिबंध, और ये नियर द पोल्स रहेगा, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास। और ये कोल्डेस्ट रीजन रहेगा, यानी कि सबसे ठंडा, सबसे ठंडी जगह, है ना, ध्रुवों के पास और सबसे ठंडा क्षेत्र रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए ग्लोब के बारे में। ग्लोब की इंपॉर्टेंस क्या है? डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको पेपर में पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या जवाब देना है ना। तो इसको पता होना चाहिए कि ग्लोब की इंपॉर्टेंस क्या है। ग्लोब हेल्प अस टू स्टडी कॉन्टिनेंट, ओशियंस, कंट्रीज, पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ग्लोब हेल्प अस टू स्टडी कॉन्टिनेंट, ओशियन, कंट्रीज एंड पोजीशंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ग्लोब से हम महाद्वीप, महासागर, देश, अक्षांश, देशांतर की स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं। आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया कि ग्लोब एक पृथ्वी के आकार का ही है और इस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको लैटिट्यूड यहाँ मिल जाएंगे, लॉन्गिट्यूड यहाँ मिल जाएंगे, है ना। महासागर, कोई देश अगर है, अफ्रीका देखना है तो अफ्रीका भी मिल जाएगा, कोई कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट भी मिल जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको ग्लोब पर मिल सकती है। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ग्लोब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्टडी करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। अब हमने कहा कि बट स्मॉल डिटेल्स लाइक रोड, सिटीज आर शोन बेटर ऑन मैप्स। लेकिन यदि हम बात करें कि हमें रोड और सिटीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें रोड और सिटीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हमें सिर्फ मैप पर ही मिलेगी, है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है मैप्स, ठीक है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज मैप, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन की, तो वो डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें ग्लोब पर नहीं मिल पाती। क्या नहीं हो पाता? वो डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें ग्लोब पर नहीं मिल पाती। बस यही इंपॉर्टेंस है ग्लोब का, ठीक है। कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं जो आपको याद रखने हैं। द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, यानी कि प्रमुख देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन को याद रखिएगा, ठीक है। इट डिवाइड्स अर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये अर्थ को, ये पृथ्वी को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ये पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है।
ठीक है। देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स, ये आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। 180 ईस्ट में है, 180 वेस्ट में है, और कुल कितने हैं 360, कुल कितने हैं 360। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स ऑन द अर्थ आर, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये 360 लॉन्गिट्यूड है अर्थ में। ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर, तो लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, लैटिट्यूड्स आपके होते हैं 180, कितने होते हैं 180, ठीक है 180। और लेकिन लॉन्गिट्यूड अगर मैं बात करूं तो लॉन्गिट्यूड होते हैं 360। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है वो, है ना। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देशांतर और समय, देशांतर और समय। देखिए जरा, देशांतर और समय में मैं आपको क्या बता पाऊंगा, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाता हूं कि द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स। आप जानते हैं कि 24 आवर्स में जो अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट कर रही है। कोई दिक्कत? तो मुझे बताइए कि 1 आवर में कितना रोटेट कर लेगी, 1 आवर में मतलब मैं 24 का डिवाइड इससे कर दूंगा और ये कितना आ जाएगा 15, यानी कि 15 डिग्री। यानी कि मैं ये समझ गया कि अगर मैं 15 डिग्री अगर इसमें चल जाऊं तो मैं 1 घंटा क्या कर लूंगा, 1 घंटा अपना आगे या पीछे कर दूंगा। राइट, आगे या पीछे कैसे होगा वो मैं बताता हूं। अब आप देखिए जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कह रहा है आपसे कि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री इज द बेस टाइम कैलकुलेशन। हमने जो अभी प्राइम मेरिडियन के बारे में पढ़ा, ये आपको ध्यान होगा लॉन्गिट्यूड वाला, ये वाला बिल्कुल बीचों बीच से जब पृथ्वी को काटा जाए लॉन्गिट्यूड की तरह, तो ये आपकी प्राइम मेरिडियन कहलाती है। क्या कहलाती है? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो इसे ही हमने क्या मान लिया है, इसे ही हमने टाइम कैलकुलेशन के लिए बेस माना है, इसे ही हमने टाइम कैलकुलेशन के लिए बेस मान लिया है। यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री समय गणना का आधार है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, या इंग्लिश में बोलेंगे जीएमटी। आपने अपने मोबाइल फोन्स पर भी देखा होगा कि अगर आप इंग्लैंड का अगर टाइम देखेंगे, क्या हमारे इंडिया में मान लीजिए शाम के 5 बज रहे हैं, तो आपकी जिज्ञासा होगी कि इंग्लैंड में इस टाइम पर क्या टाइम हो रहा होगा। तो आप जब क्लॉक देखेंगे तो आपको प्लस 5:30 दिखाई देगा, है ना। तो वो आपको समझना होगा कि प्लस 5:30 लिखा होगा, साथ में लिखा होगा जीएमटी, यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के अनुसार जो समय बताया जा रहा है वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के अनुसार बताया जाता है। ठीक है। अब आप ये समझिए कि जैसे हमने विश्व के टाइम गणना करने के लिए 0 डिग्री को आधार मान लिया है, ठीक है, इसी प्रकार इंडियाज स्टैंडर्ड मेरिडियन की अगर हम बात करें तो वो कितनी है 82.5 ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, एंड टाइम हियर इज कॉल्ड इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। और यहाँ पर जिस टाइम का नाम हम बोलते हैं, जैसे जैसे इंटरनेशनली हम बोलते हैं जीएमटी, और इंडिया के लिए हम बोलते हैं आईएसटी। क्या बोलते हैं? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। तो वो कितना होता है 82.5 डिग्री, कितना होता है 82.5 डिग्री। ये भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि 82.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है। इसका कैलकुलेशन मैं भी आपको समझाऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन होगा। आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन भी मैंने बना के लाया हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप ये ग्रीनविच पर हैं, यानी कि 0 डिग्री, ये आप मुंबई में हैं जहां पर अभी 7:30 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? शाम के 7:30 बज रहे हैं। और आपको वेस्ट अफ्रीका का टाइम निकालना है, वेस्ट अफ्रीका का टाइम जो कि 20 डिग्री वेस्ट में है, जो कि 20 डिग्री वेस्ट में है। अब आप एक बात समझिएगा कि जब आप ग्रीनविच लाइन से इधर की तरफ जाते हैं, जब आप ग्रीनविच से इधर की तरफ जाते हैं तो टाइम में ऐड होता है, और जब आप ग्रीनविच से इधर जाते हैं तो टाइम माइनस हो जाता है। क्लियर? जब आप ग्रीनविच से राइट साइड जाएंगे तो टाइम ऐड हो जाएगा, और जब आप ग्रीनविच से लेफ्ट साइड जाएंगे तो टाइम आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं जरा। आपसे बोला गया है कि मुंबई में जो टाइम हो रहा है वो 82.5 हो रहा है, 82.5 डिग्री है, और जहां पर टाइम जो है वो 7:30 बजे हुए हैं। तो जब आप यहां से और यहां तक आएंगे तो आप कितना ट्रेवल कर चुके होंगे ये मुझे बताएंगे। यानी कि 82.5 यानी कि 0, यहां से यहां तक 82 आपने ट्रेवल किया, और 20 डिग्री यहां भी ट्रेवल कर लिया। कितना हो गया टोटल? ये आपका हो गया 112.5। ठीक है, 112.5 डिग्री हो गया। चलिए, आप जानते हैं कि 1 आवर की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी? 15 डिग्री, राइट, 15 डिग्री। यानी कि यहां से अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं यहां से ये कह दूं कि 1 डिग्री चलने पर आपको 4 मिनट का टाइम डिफरेंस मिल रहा है। अगर आप 1 डिग्री मूव कर रहे हैं तो आपको 4 मिनट का टाइम डिफरेंस मिल रहा है। यहां पर हमने कितने डिग्री लिया था? 112.5, 112.5 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 112.5। क्लियर? यानी कि ये टोटल कितना आ जाएगा 112, यानी कि 450 मिनट्स। कितना आ जाएगा? 450 मिनट्स, 450 मिनट्स आ गई। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे आवर्स में, तो ये अब जब हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6 7 जा 42 और
5 यानी कि 7.5 आवर्स। यानी कि आपका जो कैलकुलेशन आ गया कि अगर मुंबई में 7:30 बज रहे हैं, तो आप बताइए कि इस जगह पर कितने बज रहे होंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, क्योंकि देखिए हमने ग्रीनविच से लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो टाइम माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे, दोपहर के 12 बज रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें टाइम कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी दे सकता है। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक पर आते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। क्या है? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन और परिक्रमण। क्या होता है रोटेशन? देखिए जरा, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। यानी कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी ही धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? वही एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम यहां पढ़ रहे हैं। तो द स्पिनिंग ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसे ही हम रोटेशन कहते हैं, उसे ही हम रोटेशन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैंने आपको बताया भी था। ये देखिए, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, क्योंकि अर्थ हमारी क्या है, अर्थ हमारी अगर मैं यहाँ से ये सेंटर लाइन मान लूँ तो ये 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। क्या है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसलिए पहले से ही देखिए इस तरीके से लाइन आएगी, ये नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल। और डायरेक्शन ऑफ स्पिन ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अर्थ की क्या डायरेक्शन है स्पिनिंग करने की। तो अर्थ की जो स्पिनिंग करने की डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, जो कि कहलाएगी वेस्ट टू ईस्ट। क्या कहलाएगी? वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, सूर्य हमें ईस्ट साइड से ही आता हुआ क्यों दिखाई देता है, वेस्ट से क्यों नहीं देता? उसका कारण ही यही है कि क्योंकि पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, और इसीलिए सन हमें ईस्ट से आता हुआ दिखाई देता है। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आपसे लॉजिकली पूछ सकता है, पूछना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, है ना। ये आपकी डायरेक्शन है, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको डायरेक्शन जरूर याद कर लेनी है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, है ना। की पॉइंट्स देख लीजिए जरा। एक्सेस की बात करते हैं, धुरी। क्या होता है धुरी? एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को हम धुरी कहते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम धुरी कहते हैं। टाइम टेकन की बात करते हैं तो अर्थ जो है 24 आवर्स लेती है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। आप सभी जानते होंगे कि हमारा 24 घंटे का एक दिन होता है। पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने के लिए 24 आवर्स लेती है लगभग। लेती तो वो 23 पॉइंट समथिंग आवर्स है, जिसे हम 24 कंसीडर कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है 23 आवर्स और समथिंग, तो आप टिक करेंगे, अदरवाइज 24 आवर्स पर ही आप टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसकी दिशा क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अच्छा इसका इफेक्ट क्या है? रोटेशन का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे सकता है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन का जो इफेक्ट है वो आप देख लीजिए, इससे डे और नाइट होते हैं, दिन और रात का निर्माण इसी रोटेशन से होता है। दिन और रात का निर्माण इसी रोटेशन से होता है। ठीक है, अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन एंड स्टार्स, है ना, सूर्य और तारों की आभासी गति। जो हम सूर्य और तारों की आभासी गति देखते हैं वो रोटेशन की वजह से ही देखते हैं। मैंने अभी आपको पूछा भी था कि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, इसीलिए हमें सूर्य जो है वो ईस्ट से निकलता हुआ दिखाई देता है ना। सूर्य जो हमें पूर्वी दिशा से इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है, और जो स्टार्स का निकलना वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो आपको स्टार्स भी ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह फिक्स है, बस पृथ्वी घूमती है इसीलिए हमें बार बार दिखाई देते हैं। और टाइम डिफरेंस, जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है, जो भी हमने कैलकुलेट करना सीखा था, वो भी इसी के कारण होता है, रोटेशन के कारण। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइम डिफरेंस इज ड्यू टू, क्वेश्चन बन जाएगा कि टाइम डिफरेंस इज ड्यू टू तो रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ये दो ऑप्शन और दे देगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका रोटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिवॉल्यूशन टॉपिक है, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में आप क्या देखेंगे कि एक सन के चारों ओर पृथ्वी का जो मूवमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन, यानी कि परिक्रमण। परिक्रमण, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमना परिक्रमण कहलाता है। यानी कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है अपनी ऑर्बिट में, अपनी कक्षा में, उसे ही हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। ऑर्बिट क्या होता है, यानी कक्षा क्या होती है? द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की राह को कक्षा कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की राह को कक्षा कहते हैं। टाइम टेकन देख लीजिए, टाइम टेकन क्या है?
टाइम टेकन जो है, अर्थ टेक 365 डेज एंड 6 आवर्स, यानी कि लगभग लगभग एक साल अपने रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए लेती है। पृथ्वी एक परिक्रमण पूरा करने के लिए 365 दिन और 6 घंटे लेती है। अच्छा, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आता है। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है? जो ये 365 दिन पृथ्वी ले रही है घूमने के, और बाकी के जो बच्चे हुए 6 घंटे हैं, ये हर साल 6 घंटे बढ़ाती जाती है। ये हर साल 6 घंटे बढ़ाती जाती है। इसीलिए आपको पता है कि 6 × 4 यानी कि 24 आवर्स, हर हर साल अगर 6 घंटे बढ़ेंगे तो 4 साल में 6 से 24 घंटे बढ़ गए। और इसीलिए क्या होता है, लीप ईयर में 366 डेज हो जाते हैं, एक दिन यहाँ बढ़ जाता है। ठीक है ना। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ये है कि रिवॉल्यूशन, अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर फॉलोज, तो क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, उसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो रिवॉल्यूशन का आता है। ठीक है। टिल्ट ऑफ एक्सिस, टिल्ट ऑफ एक्सिस यानी कि अर्थ जो है वो अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। इफेक्ट क्या आते हैं रिवॉल्यूशन के? इफेक्ट क्या आते हैं? इफेक्ट आते हैं रिवॉल्यूशन के कि सीजन्स चेंज होते हैं हमारे, सीजन्स। ठीक है, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सारी चीजें जो चेंज हो रही हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द रीजन फॉर द चेंजेस ऑफ सीजन्स इज ड्यू टू द रिवॉल्यूशन। ठीक है। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, डे एंड नाइट का जो वेरिएशन है वो किस वजह से होता है? डे और नाइट का वेरिएशन, यानी कि कभी रात लंबी, कभी रात छोटी हो जाती है, कभी दिन बड़ा हो जाता है, ये सारी चीजें किस चीज की वजह से होती है? रिवॉल्यूशन की वजह से। डिफरेंट क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ तो एक ही है लेकिन हर हर जगह एक जैसा मौसम नहीं है। रशिया में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, अफ्रीका में बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अगर हमारे यहाँ बात करें तो नॉर्मल मौसम रहता है। तो हर जगह अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जलवायु है। ठीक है ना। जलवायु वाले टॉपिक में मैंने आपको समझाया भी था कि जलवायु क्या होती है और वेदर क्या होता है ना, उसे जरूर देखिएगा। तो ये भी जो वेरिएशन आता है क्लाइमेट में, वो क्लाइमेट में जो वेरिएशन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? रिवॉल्यूशन की वजह से। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जलवायु अगर हो रही है तो वो भी रिवॉल्यूशन की वजह से होती है। चलिए इंपॉर्टेंट इफेक्ट देख लेते हैं रिवॉल्यूशन और रोटेशन के। आप इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कंपेयर यहां से कीजिए कि ये डे और नाइट को दर्शाता है ना, रोटेशन। रिवॉल्यूशन आपके सीजन्स, टाइम 24 आवर्स लेता है, ये 365 आवर्स और 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है। ये एक्सेस पर घूमती है अपनी धुरी पर, ये अराउंड द सन घूमती है, ये डेली लाइफ को इफेक्ट करता है और ये एनुअल क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। ठीक है। आप रोटेशन और रिवॉल्यूशन को इस टेबल से बेहतर समझ पाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में वो है इक्विनॉक्स और सोल्स्टाइस। ठीक है। विषुव और अयनांत, विषुव और अयनांत। चलिए देखते हैं विषुव और अयनांत को। विषुव, इक्विनॉक्स क्या होता है? तो आप देखिए, इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब आपकी पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर हो जाए, जब आपकी पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर हो जाए उसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है। अच्छा, ऐसा होता कब है? तो हमारे यहाँ पर अगर बात करें तो 2 बार ऐसा होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब डे और नाइट दोनों बराबर होते हैं 12 आवर ईच। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं? इन दिनों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो आपको यही बात समझनी है कि इक्विनॉक्स कब होता है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा 21 मार्च और 23 सितंबर। इसे आप जरूर याद रखिएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये सन है, ठीक है, और आप देखिएगा कि सन के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। ठीक है। एक इक्विनॉक्स आपका ये आ गया, ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है, जो कि 23 सितंबर को होता है, और एक आपका इक्विनॉक्स ये आ गया स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो 21 मार्च को होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 21 मार्च को स्प्रिंग वाला होता है और 23 सितंबर को ऑटम वाला होता है। क्लियर है? चलिए सोल्स्टाइस को देखेंगे, ग्रीष्म अयनांत। यानी कि क्या होता है सोल्स्टाइस? सोल्स्टाइस का मतलब होता है जब आपके सबसे बड़ा दिन मिल जाए, चाहे वो रात बड़ी हो या फिर दिन बड़ा हो। तो 21 जून वो समय होता है जो लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 21 जून वो दिन है जब आपकी पृथ्वी पर, जब आपके समर सोल्स्टाइस वाला सीन आपको देखने को मिलेगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सेम प्रोसेस आपका विंटर सोल्स्टाइस में होता है, शीत अयनांत में, यानी कि 22 दिसंबर आप देखेंगे तो 22 दिसंबर वो दिन है जो आपका लॉन्गेस्ट नाइट का होता है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट नाइट होती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। ठीक है। सेम आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। सो फिगर में देखिए, यहाँ पर समझिए 22 दिसंबर विंटर सोल्स्टाइस, और सेम यहाँ पर 21 जून आपका समर सोल्स्टाइस। ठीक है। तो ये पृथ्वी के रिवॉल्यूशन की वजह से ये सारी चीजें होती हैं, आपको ये समझना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सीजन्स। क्या है? सीजन्स। तो सीजन ऑफ द ईयर आप देख सकते हैं क्या होते हैं सीजन्स। तो सीजन्स में आपको जो पढ़ने हैं वो है स्प्रिंग, विंटर, ठीक है, समर और ऑटम। समर और ऑटम, ये 4 तरीके के आपके सीजन्स हैं। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन देखिए, सीजन्स आर द डिविजन्स ऑफ द ईयर
कॉज्ड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड टिल्टेड ऑफ इट्स एक्सिस। यानी कि ऋतुएं जो होती हैं वर्ष की विभाजन है जो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने यानी कि परिक्रमण करने की वजह से और धुरी के झुकाव की वजह से होती है। अभी हमने आपको रिवॉल्यूशन के बारे में बताया और आपको एक्सिस एक्सिस के टिल्टेशन के बारे में बताया, और यही रीजन है सीजन्स का। सीजन जो चेंज होते हैं उसका रीजन ही रिवॉल्यूशन और टिल्टेशन ऑफ द अर्थ है। जो 23.5 डिग्री पर पृथ्वी हमारी टिल्टेड है, वो रीजन है कि उससे सीजन्स को सीजन चेंज होते हैं और रिवॉल्यूशन से भी सीजन चेंज होते हैं। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। एक तो टिल्टेड ऑफ द एक्सिस, धुरी का जो झुकाव है 23.5 डिग्री पर, इसकी वजह से सीजन चेंज होता है, और एक रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमण की वजह से भी सीजन चेंज हो जाते हैं। परिक्रमण की वजह से भी सीजन चेंज हो जाते हैं। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 डेज, और अर्थ जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन लेती है। आपको अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है सनलाइट एंगल, यानी कि सनलाइट जो आपकी पृथ्वी पर पड़ रही है उससे आप क्या समझते हैं। तो आप ये देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आपको याद होगा कि जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर आप ये देखिए, जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पर ये 0 डिग्री की लाइन है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, ये वाला है ना, ट्रॉपिक्स वाला। क्यों रहता है उसका कारण अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो पृथ्वी पर सनलाइट है वो एक तो शॉर्ट डिस्टेंस से आती है, ठीक है, और सबसे स्मॉल एरिया पर पड़ती है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और यहीं पर अगर हम पोल्स की बात करें तो इसको सनलाइट्स को आने में लॉन्ग डिस्टेंस लगती है और ये लार्ज एरिया पर जाती है, लार्ज एरिया पर फैल जाती है, तो यहाँ पर गर्मी आपको बहुत ही कम मिलेगी, और नॉर्थ पोल पर तो बहुत ही कम गर्मी मिलेगी, आपको बहुत ही रेयर ठंडी मिलेगी वहाँ पर, है ना। तो सनलाइट एंगल इज द रीजन कि आपके जिस इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सनलाइट इज द रीजन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जो सन की रेज है वो वहां पहुंचती है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव्स डिफरेंट सनलाइट, पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर सूर्य की किरणें अलग कोण से पड़ती है। ठीक है, मेन सीजन आप देख लीजिए यहाँ पर, मेन क्या क्या है। सबसे पहला है समर, सन रेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लिखा है कि जो सन की रे है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है 23.5 डिग्री पर, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये लॉन्ग डे होता है और शॉर्ट नाइट होती है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री पर पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं, तापमान बढ़ता है। सेकंड आप देखिए विंटर, यानी कि शीत, है ना। सन रेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि विंटर में जो सन की रे है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्ट डेज हो जाते हैं और लॉन्ग नाइट्स हो जाती हैं। ये वो समय है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको विंटर सीजन मिलेगा। ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ठंड पड़ने शुरू हो जाएगी। ठीक है, सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में छोटे दिन और लंबी रातें होती है, तापमान कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए ऑटम, यानी कि शरद ऋतु। आफ्टर समर और बिफोर विंटर, आफ्टर समर यानी कि गर्मी के बाद और सर्दियों से पहले जो मौसम रहता है उसे हम बोलते हैं ऑटम, यानी कि शरद ऋतु। ठीक है, जो अभी चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर एंड डे लेंथ ग्रेजुअली डिक्रीज, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है और डे लेंथ जो होती है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है, वो भी धीरे धीरे कम होती है। हार्वेस्ट सीजन इन मैनी कंट्रीज, और इस समय पर आपको सबसे ज्यादा कंट्रीज में हार्वेस्ट सीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, हार्वेस्टिंग का ये सीजन रहेगा। ये गर्मी के बाद और सर्दी से पहले होने वाला मौसम है शरद ऋतु। ठीक है, तापमान और दिन की लंबाई धीरे धीरे कम होती है और कई देशों में फसल कटाई का ये समय होता है, कई देशों में फसल की कटाई का ये समय होता है। नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो है स्प्रिंग, यानी कि वसंत ऋतु। ठीक है, ये विंटर के बाद और समर आने से पहले, यानी कि सर्दियों के बाद और गर्मियों से पहले टेम्परेचर इसमें धीरे धीरे बढ़ता है और प्लांट्स जो हैं वो फूलते हैं, यानी कि प्लांट्स जो हैं वो उगना शुरू हो जाते हैं। तो ये सर्दी के बाद का मौसम है और गर्मी से पहले का मौसम है। तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, पेड़ पौधे फलते हैं। ठीक है, और जो लास्ट है आपका वो है मॉनसून। क्या है? मॉनसून, यानी कि वर्षा ऋतु, जो कि इंडिया में स्पेसिफिकली पाई जाती है। मॉनसून सीजन इंडिया में स्पेसिफिकली पाया जाता है। अकर्स ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून, और ये होता क्यों है उसका भी रीजन मैंने आपको दे दिया है। ये साउथ वेस्ट मानसून विंड की वजह से होता है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉनसून सीजन क्यों होता है, तो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है, और मैंने ये अपने पिछले लेक्चर्स में साउथ वेस्ट मानसून को अच्छे से बताया है। ठीक है, यहाँ पर आपको हैवी रेनफॉल मिलेगा स्पेसिफिकली इन इंडिया जून और सितंबर के मौसम में। ठीक है, जून और सितंबर के मौसम में। चलिए, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण होता है, भारी वर्षा होती है विशेषकर भारत में जून और सितंबर के समय पर। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या देखते हैं कि आपको इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर ऋतुओं में कम अंतर देखने को मिलेगा। माइनर वेरिएशन इन सीजन्स, कहां पर? इक्वेटर में। ठीक है, वहां गर्मी ज्यादा है तो गर्मी ज्यादा ही पड़ेगी। पोल्स पर आपको एक्सट्रीम वेरिएशन देखने को मिलेगा, और यहां पर इतना वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर 6 मंथ का डे और नाइट हो जाता है।
टिल्ट प्लस रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये मेन कॉज है सीजन्स का, झुकाव और परिक्रमण ऋतुओं का मुख्य कारण है। मैंने आपको एक टेबल भी दी है यहाँ पर, इस टेबल को जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। समर सीजन में सन की पोजीशन होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ होती है, और इसका इफेक्ट क्या होता है, लॉन्ग डेज और हॉट डेज, ठीक है, गर्म और लंबे दिन। विंटर सीजन में जो सन की पोजीशन होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ होती है, शॉर्ट डेज और कोल्ड डेज। स्प्रिंग सीजन में ये बिटवीन इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, तो यहाँ पर मॉडरेट मौसम रहेगा। और ऑटम में अगर बात करें तो ये बिटवीन ट्रॉपिक एंड इक्वेटर रहेगा, यानी कि कूल मौसम रहेगा और हार्वेस्ट का मौसम रहेगा। सेम मॉनसून की बात करें तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के कारण होता है, और हैवी रेनफॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, एक बार इस टेबल को जरूर पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्विक रिकैप देख लेते हैं क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। ग्लोब पढ़ा है, मॉडल ऑफ द अर्थ, एक्सिस टिल्टेड 23.5, इक्वेटर 0 डिग्री लाइन है। लैटिट्यूड क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं, इक्वेटर के पैरेलल यानी कि लैटिट्यूड्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो पोल टू पोल लाइंस को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन लाइंस क्या होती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और हमने कितने हीट जोन पढ़े हैं, टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, 82.5 डिग्री ईस्ट। रोटेशन की बात करें तो अर्थ अपनी धुरी पर कितना घूमती है, कैसे घूमती है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन, सन के अराउंड जब अर्थ घूमती है जिसकी वजह से हमें सीजन्स में प्रभाव देखने को मिलेगा, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। और रोटेशन की वजह से डे और नाइट में प्रभाव देखने को मिलेगा। एक्सिस कितने पर टिल्ट है ये आपको पता है, 23.5 डिग्री, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंस इन क्लाइमेट। इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्वल डे एंड नाइट। सोल्स्टाइस क्या होता है, लॉन्ग डे और लॉन्गेस्ट नाइट, लॉन्गेस्ट डे या लॉन्गेस्ट नाइट। और इसी के साथ हमारी स्लाइड का एंड होता है, और इसके बाद आपको मिलेंगे MCQs जो आपको करने होंगे। थैंक यू।